this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल से। अब ये कि फ्री रेडिकल जो है ये क्या होता है, फ्री रेडिकल कह लें, फ्री रेडिकल्स कह लें, एक ही बात है। फ्री रेडिकल वो केमिकल स्पीशीज होती हैं, और ये जब मैं यूं लिख दिया करूं कि ये केमिकल स्पीशीज हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर हो। ये टर्म आपको लगानी है। ये नहीं कहना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑड हों। ये किसी जगह पे सही चलेगा, किसी जगह पे ये गलत हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें ऑड है। इलेक्ट्रॉन अनपेयर आपके पास हो, बस ये ठीक है। आप यूं भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इवन ना हो। समटाइम ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन होते हैं लेकिन उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन जो आपके पास है कि रेडिकल्स जो है वो क्या होते हैं, वो ये कि वो केमिकल स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर हो, बस इतना लिखेंगे, ज्यादा बेहतर है। ऑड या इवन के केसेस में आप ना पढ़ें। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां जाके आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन होंगे और वहां पे अनपेयर भी होंगे। तो ये बात पर लिख देते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। तो आप इनको जरा थोड़ा सा ख्याल कर लेना है। तो सही डेफिनेशन जो है वो हमारे पास यही है कि हमारे पास केमिकल स्पीशीज हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कह देते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। अब अगर हम इसको बनाना चाहें, स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन है तो बस वो यहां पे आ गया। तो अब आप देखें ये हाइड्रोजन एटम है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, पेयर फॉर्म में नहीं है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ये एटम है लेकिन ये हमारे पास रेडिकल भी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ये 9 है। इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको लिखना चाहें, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर फॉर्म में होते हैं। पेयर फॉर्म में हो गए 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास अनपेयर है, अकेला है, पेयर फॉर्म में नहीं है। ये पेयर है, ये पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आप फौरन कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्या चीज है, रेडिकल। इसी तरह छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि बॉन्ड जो है वो बनते कैसे हैं। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये फर्ज करें हमारे पास कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होते हैं, सारे अनपेयर होते हैं। लेकिन चलो हम ऐसा करते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ले आते हैं। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करके एटम बॉन्ड बनाते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। एक हाइड्रोजन जो है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये उसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे अब आपके पास कार्बन जो है वो 1 है और हाइड्रोजन जो है वो आपके पास हो गया 3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रेडिकल है, CH3P रेडिकल है। मतलब रेडिकल जो है वो एटम भी हो सकता है,
कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स भी पॉसिबल है आपके पास। तो ये आपके पास जो है ये बन गए रेडिकल। अब ये कि हम इन रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंटेशन, ये हेडिंग बना लें आप बेशक इसमें। तो हम इसको रिप्रेजेंट यूं करते हैं कि जो भी वो स्पीशीज है उसके ऊपर आप एक डॉट लगा दें, दैट्स इट। मसलन जैसे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है रेडिकल, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जी हम इसको, एज और ऊपर डॉट लगा। फ्लोरीन जो है वो हमारे पास रेडिकल है, एफ ऊपर एक डॉट। CH3 जो है वो हमारे पास एक रेडिकल है, CH3 लिखते हैं, ऊपर एक डॉट लगा। तो ये आगे कि हम इनको जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो कैसे करेंगे, यही इनकी एग्जांपल्स आ गई। अब ये है कि ये बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। तो फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन होती है वो हम दो तरह से करते हैं। या तो हम ऐसा करते हैं कि इनको लाइट एनर्जी दे देते हैं, देनी हमने मेन चीज जो है वो ये है कि हमने इनको एनर्जी देनी होती है। तो हम इसको लाइट एनर्जी दे सकते हैं, या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो हम इनको दे देंगे। तो ये जो स्पीशीज होगी जिसको हम ये एनर्जी देंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो आपके पास रेडिकल बनेगा। बनेगा कैसे, अभी हमने ये डिस्कस किया है कि जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाते हैं दरमियान में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये फर्स्ट में दो एटम है, सपोज कर लें कि ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको एनर्जी दे देते हैं, ये एनर्जी, कोई भी एनर्जी, मोस्टली लाइट एनर्जी जो है वो हम यूज करते हैं। ये स्पीशीज जो है ये इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। और जब ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकल जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कि यहां दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कि ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है एनर्जी को एब्सॉर्ब करके, तो फिर ये आपके पास दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर आयन्स हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि आपने एनर्जी दी है और जो एटम्स आपस में बॉन्डेड थे वो अलग अलग हो गए हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो अलग हो गए हैं, कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। अगर ये अलग हो जाते हैं तो दोनों के पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसी ब्रेकेज को जिसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन ब्रेक बिल्कुल बराबर बराबर हो रहा है, कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है, तो हम इस ब्रेकेज को कहते हैं कि ये होमो है। होमो के माने होते हैं सेम, और ब्रेक हुई है, ब्रेक के लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं लिटेड। तो ये होमोलिटिक हुई है। दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे कि लाइट एनर्जी या किसी और एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो बॉन्ड आपके पास है, अगर वो क्लीव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन वो टूटता कैसे है, होमो होमोलिटिक अगर होता है, बराबर दरमियान में टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन चाहे वो दूसरे एटम के पास चला जाता है,
तो आपके पास जो है वो रेडिकल्स बन जाएंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एटम के पास। अगर वो होमो एटॉमिक नहीं टूटा, ये याद रखें, हेट्रो भी हो सकता है। अगर हेट्रोलिटिक हो गई है तो फिर याद रखें आपके पास आइंस बनेंगे, और ये दोनों काम हो सकते हैं। बहरा क्योंकि हम रेडिकल पढ़ रहे हैं, तो रेडिकल के लिहाज से हम बात ये करेंगे कि जब हम किसी स्पीशीज को एनर्जी देंगे, उस एनर्जी से अगर उनमें बॉन्ड ब्रेक हो, और वो ब्रेक हो कैसे, होमोलिटिक ब्रेकेज हो, सेम ब्रेक हो, दरमियान से जो बॉन्ड पहुंचे और इस अंदाज में टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाए, या उनके इलेक्ट्रॉन को वापस मिल जाए, तो हमारे पास रेडिकल बने। अगर ब्रेकेज जो है वो हेट्रोलिटिक हुई है तो फिर आपके पास आयंस बने। तो ये आपके पास नेक्स्ट हेडिंग अगर आप इसकी बनाना चाहें फ्री रेडिकल्स की, वो ये कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। अब ये रेडिकल्स होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ये हाईली रिएक्टिव किस लिहाज से, याद रखें, आगे जाके हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी केमिकल स्पीशीज होती है, एटम, आयंस, कुछ भी है, वो कोशिश करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप हो जाएं। वो ट्राई करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए दो रूल्स हैं, चलो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप ये कोशिश ये याद रखें कि एटम जो है, ये स्पीशीज जो है, वो कोशिश करती हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाए। रेडिकल जो हमारे पास होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाए। और पेयर करने के लिए जो भी चीज इसके करीब आ गई, या ये जिसके करीब चला गया, ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर कर लेगा। अब क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं, लिहाजा ये रिएक्शन करेगा, और अगर ये रिएक्शन करता है तो हम ये कह सकते हैं कि रेडिकल्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में ये लिखा होता है, वो बॉक्सेस वगैरह में, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की एक स्टेट है। तीन स्टेट आप अक्सर पढ़ते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये भी आपके पास एक स्टेट है, और ये मैटर की स्टेट हम इसे कहते हैं कि ये फोर्थ स्टेट है। और ये फोर्थ स्टेट जो है, ये कौन सी है? ये उस वक्त बनती है जब स्पीशीज जो हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करें और उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कुछ के निकलें, कुछ के ना निकलें, सबके निकल सकते हैं, ये भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीजें पैदा हो जाएंगी, कुछ नेगेटिव चीजें पैदा हो जाएंगी, कुछ के इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ न्यूट्रल रहें, या कुछ के निकले ही ना। न्यूट्रल दो तरह से, या कुछ के इलेक्ट्रॉन नहीं निकले वो भी न्यूट्रल, कुछ पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए हैं तो वो भी न्यूट्रल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलते भी रहेंगे, दाखिल भी होते रहेंगे। एक मिक्सचर आपके पास होता है जिसमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं, और न्यूट्रल स्पीशीज भी होती है। ये स्टेट जो मैटर की हमारे पास है, हम इसको गैस स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, कईयों के इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, कईयों में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास न्यूट्रल हैं, मॉलिक्यूलर आयंस। तो इस स्टेट को हम गैस नहीं कहेंगे, इस स्टेट को हम नाम देते हैं कि ये कौन सी है, प्लाज्मा स्टेट। तो डेफिनेटली प्लाज्मा स्टेट उस वक्त बनेगी जब इनको एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो ज्यादातर ये होता है कि प्लाज्मा स्टेट जो है वो हाई टेम्परेचर में आपको मिलेगी, या आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है जहां टेम्परेचर हाई है। तो वो यूनिवर्स के हिस्से जहां टेम्परेचर हाई होता है वहां पे ये प्लाज्मा स्टेट होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है
तो ये फोर्थ स्टेट है और आपके पास ये बॉक्स में एक बॉक्स में जो है वो दी होगी 2 के तौर पे। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है 2 अच्छा, रेडिकल के बाद अब हमारे पास हैं डिफरेंसेस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। एक तरफ जो है वो हम ले लेते हैं आयन और एक तरफ जो है वो हम ले लेते हैं फ्री रेडिकल। मैं इनके साथ एग्जांपल्स भी पहले लिख लेता हूं। चलो, आयन की एग्जांपल आप ले लें, जैसे H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये एटॉमिक आयन आ गया। मॉलिक्यूलर आयन की बात कर लें तो CO2 मॉलिक्यूलर पॉजिटिव चार्ज, SO4-2, ये सारे आपके पास आयन। फ्री रेडिकल की बात करें, चलो जो एग्जांपल्स आपने पढ़ी हम वही लेते हैं। हाइड्रोजन आ गया रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल आ गया, CH3 जो है वो रेडिकल आ गया। ये मैंने एग्जांपल लिखी है ताकि हम इनको बाद में डिस्कस कर सकें। अब ये है कि आयंस क्या होते हैं। पहला पॉइंट, आयंस वो केमिकल स्पीशीज होती हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकी हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो पॉजिटिव बनेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? वो केमिकल स्पीशीज जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो पहला डिफरेंस तो आप इनकी डेफिनेशन से ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टेंस, कहां होते हैं ये आयंस जो हैं? ये एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में, जैसे पानी है और पानी में आप NaCl डाल दें तो इससे बनेगा Na पॉजिटिव Cl। ये अलग अलग आयंस घूमते फिरते रहेंगे, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। या फिर ये एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल में जैसे जैसे आपके पास NaCl साल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता कि वो रिपेल करेगा, तो इसलिए अल्टरनेट फैशन में जो है ये आपस में जुड़े। अब ये रेडिकल्स कहाँ आ गए? रेडिकल के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं और ये एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दिया है, प्लाज्मा स्टेट हो गई, वहां पे कुछ रेडिकल्स भी बनते हैं, आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो हम प्लाज्मा को अभी मेंशन नहीं करते, आगे पढ़ेंगे हम इसको। तीसरा पॉइंट, फॉर्मेशन, ये बनते कैसे? अब जो आयन है वो बनते हैं कि जब उनको एनर्जी दी जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाए, तो ये आयंस आपके पास बनते हैं। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हम चलो सिंपल बात कर लेते हैं कि अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुई है, दरमियान से बॉन्ड टूटा है, फ्री रेडिकल। और यहां पे हम बात ले लेते हैं कि अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई है तो वो आपके पास आयंस बन रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास इनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट से ये हम पूछते रहते हैं, डेफिनेशन हायर क्लासेस में भी हम उनसे पूछ लेते हैं कि बताओ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो हमें जो डेफिनेशन मिलती है वो ये मैं उनकी लिख रहा हूँ डेफिनेशन, जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। चलो ये डेफिनेशन कर देते हैं स्टूडेंट। हम इस डेफिनेशन को अभी
यहाँ रखते हैं, क्या ये सही है या गलत डेफिनेशन है, क्या कहेंगे इसके बारे में, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। हम अपने लिहाज से चलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या है। मॉलिक्यूल ये है कि आप कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, और ये गौर से सुनना है आप लोगों ने। सब्सटेंस का मतलब ये है कि आप या तो एलिमेंट ले लें या कंपाउंड ले रहे हैं, या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि सब्सटेंस क्या चीज होती है। एलिमेंट भी आप ले सकते हैं, कंपाउंड भी ले सकते हैं। फर्स्ट हम कंपाउंड को लेते हैं। हमने एक सब्सटेंस ले लिया है जो कि कंपाउंड है, और वो भी हम एक आसान चीज लेते हैं, वेरी कॉमन चीज है, वाटर। आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस भी है, आप इसको कट करना शुरू कर। इसका छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल लें, तो हो सकता है कि छोटे से छोटा हिस्सा जो हम लें, मे बी वो हाइड्रोजन एटम हो जाए। आपने ये चेक करना है कि छोटे से छोटा पार्ट जो बन रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, क्या वो गैसियस फेज में रह सकता है। तो अकेला हाइड्रोजन जो है ये गैसियस फेज में नहीं रहता। अगर ये गैसियस फेज में नहीं रहता तो हम इसको कह देंगे कि ये मॉलिक्यूल नहीं है। दूसरे लफ्ज में आपको यूं भी थोड़ा सा पता चल गया कि मॉलिक्यूल वो होगा जो इंडिपेंडेंट रहेगा, जब आगे डिस्कस करते हैं। बहरहाल अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो मॉलिक्यूल नहीं होगा। दोबारा कोशिश करते हैं हम, छोटे से छोटा जरा जो है वो अगेन लेने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें कि अब छोटे से छोटा जरा जो हमारे पास आया वो ऑक्सीजन का एटम आ गया। अब इसको देखते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल नहीं है। अब एटॉमिक लेवल पे छोटे से छोटा पार्टिकल लेना चाहें तो हम ये ले सकते हैं। अब और छोटा जरा पॉसिबल ही नहीं। वाटर में से उसमें दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन बड़ा करते हैं, तो बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास दो एटम आ जाए। अब वो दो एटम कौन से हो सकते हैं, हो सकता है OH आ जाए, क्योंकि इससे छोटे जरे जो हैं, ये दो एटम वाला जरा है, इससे छोटा जरा अगर हम लेते हैं तो वो या ऑक्सीजन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, वो तो मॉलिक्यूल नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। OH आ गया। OH को चेक करते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। अब OH है ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा, अगेन कोशिश करें और दो एटमों का कोई और जरा बनाने की कोशिश करें। हम और कोशिश करते हैं। अब दो एटम वाला जो जरा हमारे पास बना है वो सपोज कर लेंगे O2 बन गया। पहले हमने एक एटम वाले लिए, अब हम दो दो एटम वाले शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं थे। O2 जो है इसको चेक करते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन के बारे में आप सुनते होंगे, हवा में रहती है गैस, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। अगर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है तो हम ये कह देंगे ये मॉलिक्यूल तो है। अगर ये मॉलिक्यूल है, अब हम दूसरा पैरामीटर चेक करेंगे, क्या इस ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उस सब्सटेंस से मैच करती हैं जिसका हम इसको मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये हेल्प करती है बर्निंग में। क्या वाटर भी ऐसा करता है? तो वाटर ऐसा नहीं करता, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं करती। अब हम ये कह देंगे कि ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन इसका नहीं है, जो सब्सटेंस हमने ली है उसका मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल है लेकिन इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल नहीं। चलो दोबारा कोशिश करें, क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है दो एटमों का। और कॉम्बिनेशन जो बन सकता है वो ये हो सकता है कि दोनों आपके पास हाइड्रोजन
चेक करें इसको। H2 जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल तो है। इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं वाटर से या जो भी आपने सब्सटेंस ली है उससे। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच किया गया तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब्सटेंस का मॉलिक्यूल हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे मैच नहीं करती। अगर नहीं करती तो हम ये कह देंगे मॉलिक्यूल तो है पर इस सब्सटेंस का नहीं है जिसका हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो एटमों के कॉम्बिनेशन जो हैं वो हमारे पास बस यही बनते हैं और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दो एटम कॉम्बिनेशन OH बन गया या फिर आपके पास O2 हो गया या फिर H2O। अब थोड़ा सा और बड़ा कॉम्बिनेशन कर लें। अब 3 एटमों वाला लेते हैं। फर्स्ट में 3 एटमों वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है H2O इस सब्सटेंस का। H2O को चेक करें क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि वाटर के वेपर्स होते हैं जी हवा में, तो इंडिपेंडेंट रहता है। अगर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इससे मैच करती है। मॉलिक्यूल तो ये हो गया, क्या इसी का मॉलिक्यूल है जिसका हमने हिस्सा बनाया, इसको पार्ट बनाया छोटे छोटे। जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो ये प्रॉपर्टीज इससे मैच करते हैं। जैसी प्रॉपर्टीज इसकी हैं वैसी इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, तो हम ये कह देंगे कि ये है इसका मॉलिक्यूल, बाकी इसके मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम यूं करेंगे, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल? सब्सटेंस का। लेकिन कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हमारे पास H और O भी बने। ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा सब्सटेंस का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी करे और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट भी करे। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस या ये पार्टिकल है ये सब्सटेंस का मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या चीज हुई? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें ये दो खसूसियात इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे। हाँ, अगर किसी जगह पे ऐसा हो जाए कि आपने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है कि ये हमारे पास ये किसी इस सब्सटेंस का, ये सब्सटेंस है जी, ये वो पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट भी रहता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये मॉलिक्यूल है इसका। लेकिन अगर इससे कोई स्मॉल पार्टिकल, इससे भी कोई छोटा जरा, अगर वो इंडिपेंडेंट रहता है और वो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी, तो हम इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, इसको नहीं, क्योंकि हमने ये कहा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आगे चलते मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह करता हूं कि मॉलिक्यूल क्या चीज हुई। मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब यहां पे हम एक वर्ड अटैच कर देंगे इसके साथ, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, तो हम उसे कह देंगे वो मॉलिक्यूल। और
उससे छोटा जरा जो है, ये जो हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लिया है जिसका मॉलिक्यूल कह रहे हैं, अगर उससे छोटा जरा कोई है तो वो छोटा जरा जो है वो या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना करे, और अगर ऐसा होता है कि उससे छोटा जरा भी कोई है जी और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को फिर रिप्रेजेंट ना करे। और अगर ऐसा हो रहा है कि उससे छोटा जरा कोई है, उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखें हम इस जर्रे को कह देंगे कि ये मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? यानी कि मॉलिक्यूल क्या चीज है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करे। इससे छोटा जरा जो है फर्दर स्मॉल में, इससे छोटा जरा जो है वो या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर वो करता है तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी छोटे से छोटा जरा वो लेना है जो ये दोनों काम करे, उससे छोटा जरा ये दोनों काम ना करे। अगर उससे छोटा जरा कोई है और वो दोनों काम कर रहा है तो हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हमने एग्जांपल ली थी वाटर की, मैं यहां एक और एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट पर ये एलिमेंट, पहले हमने कंपाउंड की एग्जांपल ली है, अब एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एलिमेंट है जी? हीलियम। हम इसका छोटे से छोटा जरा लेते हैं और छोटे से छोटा जरा जो है वो हमारे पास एक एटम आया हीलियम का। चेक करो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? तो हमारे पास आंसर है यस। ठीक है। क्या ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास आंसर है यस। अब ये छोटे छोटे जरा से छोटा तो हो नहीं सकता, तो हम ये कह देंगे कि ये इसी का मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब आप याद रखें कि मॉलिक्यूल तो एक एटम भी हो गया, जैसे He हीलियम जो है ये एटम है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। तो एक एटम भी मॉलिक्यूल हो जाता है। इसलिए डेफिनेशन में हमने ये कहना है कि मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये नहीं कहना कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ये एटम भी हो सकता है। ये वो छोटे छोटे जरा बस जो आजाद रहे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, चाहे एक एटम का है चाहे एक एटम से ज्यादा, बड़ा है छोटा है, बस वो सब उस समय वो एक एटम वाला है चाहे वो एक एटम से ज्यादा है। सही हो गया? तो ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। अब हम इसकी करते हैं क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूल की जो हमने डेफिनेशन की है, क्या की है कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका जी? सबस्टेंस का। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे और उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। याद रखें जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो डेफिनेशन से ही करते हैं। अब क्लासिफिकेशन करना चाहें तो पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास आएगी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिहाज से। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है जी, ये तो दो तरह के हो सकते हैं, या छोटा या बड़ा पार्टिकल, थोड़े एटम वाला भी हो सकता है, ज्यादा एटम वाला। तो साइज के लिहाज से अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक एटम वाला हो सकता है, 3 एटम वाला हो सकता है, इस और भी एटम हो सकते हैं। तो साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल्स जो है वो दो किस्म के हो गए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स
और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो स्मॉल छोटे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल। आप तो शायद ना जानते हो, शायद जानते भी हों, अल्लाह करे ना जानते हो। माइक्रो जब एग्जाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस ले जाता है कि बच्चे जो है वो पेजेस माइक्रो कराते हैं कॉपी करने के लिए, अनफेयर मीन्स यूज करने के लिए। तो एक पेज को छोटा सा पेज कर लेके कॉपी करा लेते हैं, फोटो कॉपी करा लेते हैं। तो माइक्रो के माने होते हैं स्मॉल, माइक्रोस्कोप। और मैक्रो के माने होते हैं बड़ा। तो पार्टिकल जब हम कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, तो ये दो तरह का हो सकता है छोटा सा, हो सकता है बड़ा। छोटा है तो माइक्रो मॉलिक्यूल, और अगर बड़ा है तो हम उसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल भी मैं इसके देता हूँ साथ यहाँ पे आपको, कि माइक्रो मॉलिक्यूल के सैंपल जैसे Cl2 है, HCl है, चलो एक हमने पढ़ी है H2O। मैक्रो मॉलिक्यूल के सैंपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। 8th क्लास में आप लोगों ने कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, ये मैक्रो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन। एक और क्लासिफिकेशन भी करते हैं इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये तो बहुत सी किस्म के हो सकते ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे ये मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटा जरा है, तो उसमें मुख्तलिफ एटम हो सकते हैं। एक एटम भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो एटमों की तादाद के लिहाज से, और एक मॉलिक्यूल में एटमों की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो उसमें एटम एक भी हो सकते हैं, उसमें एटम दो भी हो सकते हैं, उसमें एटम तीन भी हो सकते हैं, उसमें एटम चार भी हो सकते हैं। सो अगर एक एटम वाला मॉलिक्यूल है तो हम उसे नाम देंगे मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दो एटम वाला है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीन एटम वाला है तो ट्राई एटॉमिक, चार एटम है तो पेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल भी मैं इसके दे देता हूँ साथ ही। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे हमने पढ़ा हीलियम, डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, एग्जाम्पल हमने यहाँ पढ़ी है HCl। उसके साथ एक दूसरी एग्जाम्पल मैंने लिखी है Cl2, दोनों डाई, दो एटम। ट्राई एटॉमिक जिसमें तीन एटम, एग्जाम्पल H2O, O3 ओजोन एक्साइड। टेट्रा जिसमें चार एटम, एग्जाम्पल चलो मैं इसके भी दे देता हूँ। बहुत सारे एटम है तो पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे एटम। एग्जाम्पल ये याद भी रख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों से। ग्लूकोज C6H12O6, बहुत सारे एटम है, बहुत एटम है, तो इसको हम कह देंगे कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जी। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिहाज से क्लासिफिकेशन होगी। एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन हम करते हैं सब्सटेंस के लिहाज से, क्योंकि सब्सटेंस दो किस्म की होती है। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, और सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, एलिमेंट कौन सा जी, फर्क तो ये क्लोरीन है, इसका छोटे से छोटा जरा जो असर रह सकता है वो Cl2। दूसरे से एलिमेंट जो भी होगा उसके तमाम एटम सेम होते हैं। इसका अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है, एक एटम वाला बनता है तो अलग बात है, एक ही एटम होगा। अगर दो एटम वाला बनता है तो भी दोनों एटम सेम होंगे, जैसे हमने ये बना दिया। अगर तीन एटम वाला बनता है तो क्योंकि एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट के तमाम एटम सेम होते हैं।
तो तीनों एटम सेम होंगे, जैसे O3 4 एटम वाला मॉलिक्यूल बनता है तो चारों सेम होंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट का है, जैसे P4। 8 एटम भी हो सकते हैं, मैं उसके एग्जांपल लिख सकता हूँ S8। एलिमेंट के जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे तमाम एटम उस मॉलिक्यूल में सेम होंगे, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो की मानी अभी मैंने आपको बताया कि ये सेम है, तो इसको आप कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और नाम भी आप इसको दे सकते हैं, या कह सकते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल कंपाउंड के होंगे, और अब कंपाउंड के डेफिनेशन और ये सारा मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। यूं ही लफ्ज बोलते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये नहीं कहना डिफरेंट एलिमेंट। ये डेफिनेशन अगर मेरे सामने आई मैं रॉन्ग कर दूंगा, और अगर किसी ने ऐसे डेफिनेशन बताई तो रॉन्ग कर दूंगा। तो ये आप समझदार बन जाए, आप लफ्जों में जो लिखे हुए होते हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो क्योंकि कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, तो जो भी कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ हम वही एग्जांपल लेते हैं वाटर। तो अगर इसका कोई मॉलिक्यूल बनता है, इसमें दो किस्म के एलिमेंट हैं, जब तक दोनों एलिमेंट के एटम इसमें नहीं आएंगे मॉलिक्यूल में, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 किस्म के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 किस्म के एलिमेंट के एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल में जब तक तीनों एलिमेंट के एटम्स शामिल नहीं होंगे, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दूसरे लफ्जों में कंपाउंड के जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसमें तमाम एटम एक एलिमेंट के नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। लिहाजा इनको हम नाम देते हैं कि ये कौन से हैं जी, ये हमारे पास हैं हाँ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोटॉमिक मान, या दूसरा नाम हेट्रो के माने क्या होते हैं, डिफरेंट, सेम। या दूसरा नाम हम देते हैं कि ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं। सही होगी, ये आपके पास हो गई एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन भी मैंने कर दी, और ये क्लासिफिकेशन अब आपको पता होना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे सवाल कर दूं कि चलो यार बताओ मॉलिक्यूल कितनी किस्म के होते हैं, अगर आपने आंसर देना शुरू कर दिया तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने अगर पूछा कि मॉलिक्यूल की किस्में बताओ, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, और आपने यूं कह दिया सर माइक्रो और मैक्रो होते हैं, मैं कहूंगा नो। फिर शायद आप दूसरा मूव कर दें, सर जी वो मानो होते हैं, डाई ट्राई टेट्रा होते हैं, शायद मैं फिर कह दूंगा नहीं भाई। फिर आप कह देंगे सर जी वो या एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं होमोटॉमिक, या फिर वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं हेट्रोटॉमिक, मैं शायद फिर भी नो कर दूं। इसके अलावा क्लास की बच्ची नहीं। सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं जी मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी किस्म के हैं, टाइप्स बताओ, काइंड्स बताओ, तो आपका सवाल होना चाहिए आगे से सर किसके लिहाज से बताएं, पार्टिकल के लिहाज से बताएं, या हम सब्सटेंस के लिहाज से उसकी किस्में बताएं। क्वेश्चन तो क्लियर करें। इसलिए बात ऐसे होता है कि जो सवाल स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं वो भी क्लियर नहीं होते, तो क्वेश्चन को क्लियर कर दिया करें अगर कहीं प्रॉब्लम है। जैसे अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपसे यूं कह दीजिए हमारे को टाइप्स बताएं, या तो सारी लिखें हर एक लिहाज से, नहीं अगर स्पेसिफिक है तो पूछ लें सर किस लिहाज से, पार्टिकल के साइज के लिहाज से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिहाज से, ऑन द बेस ऑफ सब्सटेंस, या दोनों के लिहाज से बतानी है क्लासिफिकेशन। तो इसलिए ये क्लियर कर, ये तो हो गया आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है। मॉलिक्यूल ये एग्जांपल्स वगैरह ये सारा कुछ मैंने अब आपको करा दिया है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक आ रहा है जनाब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ देख लेता हूँ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
ग्राम फॉर मोलर मास और ग्राम एटॉमिक हो गया। ये क्या वेरी सिंपल है। आपकी बुक में कुछ इसमें लफ्ज और भी ऐड किए गए होंगे, तो अगर हमें टाइम मिला तो आज वो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो मैं वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि वो क्या है। ये मैं पूरा अब ये है कि ये क्या होते हैं। हम पहले आते हैं एटम की तरफ, एटॉमिक मास की तरफ आते हैं। एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास एक ही बात है। एक एटम का जो मास होता है उससे हम कहते हैं एटॉमिक मास। मसलन हाइड्रोजन के एक एटम का मास है तकरीबन 1 एम, तो ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास AMU में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लोरीन आगे चलो कोई और ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, दूसरा कॉमन है वो यूज कर लेते हैं। इसका मास होता है 23 AMU, एटॉमिक मास होता है एटम का मास। ये तो हो गया एटॉमिक मास। अब ये कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। सिंपल सिंपल यही मैसेज जो आपने यहां पे लिखे हैं, जिनको आप एटॉमिक मास कह रहे हैं, जिनकी यूनिट आपके पास AMU है, अगर इन्हीं मैसेज को आप रिप्रेजेंट कर दें, एक्सप्रेस कर दें, रिप्रेजेंट कर दें किसमें जी, ग्राम्स में। मसलन अगर आप ये कह देंगे हाइड्रोजन का मास वैसे तो 1 AMU होता है, अब अगर आप कहते हैं 1 ग्राम, AMU की जगह पे आपने उसको क्या लिख दिया, ग्राम। सोडियम एटॉमिक मास है 23 AMU, खत्म कर दे AMU और उसकी जगह पे आप लिखते हैं ग्राम्स। देखिए वही मास अगर आप ग्राम्स में लेके चले जाए, AMU को की जगह पे ग्राम लिखते हैं, वही मास आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वही मास आप ग्राम्स में लेके चले जाए। अब जो मास ग्राम्स में आपके पास बन रहा है, इस मास को कह देंगे जी आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है। अगर एटम का मास है तो ग्राम ग्राम एटॉमिक। उसी मास को जो आपके पास AMU में होता है, उसी को अगर आप ग्राम्स में लिखते हैं तो हम उससे कहते हैं ये ग्राम मास है। अगर एटम का है तो ग्राम एटॉमिक मास। अब इसको बड़ी आसानी से याद कर लेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। सिंपली अगर आप एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास एटम का मास जो कि AMU में होता है, अगर आप उसको ग्राम्स में लेके चले जाएंगे तो वो आपके पास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ग्राम्स में चेंज करते हैं 1, तो ये एटॉमिक मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास है। इसी ग्राम एटॉमिक मास इनके आप यूं कह सकते हैं 1 ग्राम अगर आप लिख दिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास, या हम इसे कहते हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास। और इसी मास को हम कह सकते हैं कि ये इसका मोलर मास भी है। एक मोल का मास, एक मोल का जो मास होगा उससे हम कहते हैं मोलर मास या 1 मोल। इसके जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक। अब ये मोल क्या चीज है, ये मैं टॉपिक कह रहा था कि आप यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप अभी इसको बस वैसे तो याद रखिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम है जी, एक एटम का मास 23 AMU, एटॉमिक मास का 23 ग्राम्स में चेंज करते हैं तो 23 ग्राम, तो ये आपके पास मास हो गया 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 1
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, या आप सिंपली कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो वन हम बात कर, वो अंडरस्टूड होता है कि जब बात नहीं की जा रही, नहीं बताया जा रहा कितना है, तो वन नहीं, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब ये कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या ग्राम मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो कि आपके पास AMU में होगा। अगर उसे आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप उसे कह देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल के भी कह देते हैं। एग्जांपल H2O, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना बनेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा? हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 AMU, प्लस ऑक्सीजन का 16 AMU, टोटल आपके पास हो गया 18 AMU। तो 18 AMU जो है ये आपके पास हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम को हम कह देंगे ग्राम या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सही हो गया जी। मोल हम अभी नहीं, मैं आपको बताता, मोल हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोल क्या चीज होती है। अब हमारे पास केमिकल स्पीशीज है वो तो मुख्तलिफ किस्म की होती है, मतलब जैसे एटम भी होते हैं, एटम भी हमने कह दिया, एटम को डिस्कस करना, मॉलिक्यूल को डिस्कस करना, क्या चीज है बाकी बात करिए। अब बात करिए आयन, तो आयन की तरफ आ जाए, तो उसको हम कह देंगे ग्राम आयनिक मास। पहले आप आयनिक मास है वो फाइंड आउट करें, फिर आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें। एग्जाम्पल हम कोई ले लेते हैं, मसलन फर्स्ट करें सोडियम को, चलो ले लेते हैं सोडियम आयन। एक आयन का मास है 23 AMU, ये उसका हो गया आयनिक मास। इसी को अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 23 ग्राम्स। तो ये आपके पास हो जाएगा ग्राम, या आप इसको कह सकते हैं 1 ग्राम आयनिक मास। इन्हीं तमाम मैसेज का 1 मोल भी कह सकते हैं, अगर वो मैं चलो बाद में आपको और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। SO4-2 ले लेते हैं। सल्फर के एक एटम का मास होता है 32 AMU, यहां लिखा नहीं जा रहा तो मैं यहां लिख देता हूं। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। सल्फर यहाँ पे एक है तो उसका मास हो गया 32 AMU, प्लस ऑक्सीजन 4 है, 1 ऑक्सीजन का मास है 16, तो 4 का कितना हो जाएगी 16 4 आर 64 AMU। तो पूरा कितना हो गया जी, ये 4 and 2 6, 6 and 3 9 AMU। तो ये आपके पास है आयनिक मास। अगर इसी मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो आप यूं लिखते हैं 96 ग्राम।
तो ये आपके पास हो गया ग्राम आयनिक मास, 1 ग्राम आयनिक मास, मोलर मास भी आप कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ भी कह सकते हैं। तो 3 चीजें हो गई इसका। कौन सी 3 चीजें जी? नंबर 1 एटॉमिक मॉलिक्यूल भी डिस्कस हो गया, डिस्कस आयनिक भी डिस्कस हो गया। अब हमारे पास जो है वो क्या रह गया? एटम भी हो गया, मॉलिक्यूल भी हो गया, अब रह गया आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड के जो मैसेज होते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के जो मैसेज होंगे उन मैसेज को हम कहते हैं या फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस। उसको कह देंगे फार्मूला यूनिट और उसके मैस को कह देंगे फार्मूला मैस। तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म है, ये आपने याद रखनी है। ये फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट जो टर्म है वो किन के लिए इस्तेमाल होती है? तो ये इस्तेमाल होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, NaCl टेबल सा। सोडियम का मैस होता है 23 AMU। क्लोरीन का मैस होता है 35.5 AMU। तो इसके एक का मैस बनता है फार्मूला यूनिट, ये है फार्मूला यूनिट, इसका मैस बनता है। सोडियम का हो गया 23 AMU, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 AMU, टोटल हो गया 58.5 AMU। इस मैस को हम कह देंगे फार्मूला मैस। इसी फार्मूले मैस को अगर आप ग्राम्स में लेके चले, कितने 58.5 AMU है, अब आप इसको ग्राम्स है, अगर ग्राम लिख दिया तो अब इस मैस को कहेंगे कि ये NaCl का कौन सा मैस है जी? ग्राम फार्मूला मैस। या 1 ग्राम फार्मूला मैस और अगले टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा मोलर मैस। या फिर किसका जी? NaCl का। या हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल हो गया जी NaCl के। ये मोल वाले चीजें जो है ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इसको करेंगे। अब देखो हमारे पास केमिकल स्पीशीज जो हैं वो कौन कौन से पॉसिबल हैं जी? या वो होगा एटम, या वो होगा आयन, या फिर वो होगा मॉलिक्यूल, या फिर वो होगा आयनिक कंपाउंड। एटम के मैस को कहते हैं एटॉमिक मैस और ये होंगे AMU। आयन के मैस को कहते हैं आयनिक मैस, एक आयन का मैस। एक मॉलिक्यूल के मैस को कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस और आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेशल लफ्ज इस्तेमाल होता है फार्मूला मैस, स्पेशल। अब अगर आप इन मैसेज को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एटॉमिक मैस बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मैस। आयनिक मैस जो है वो बन जाएगा ग्राम या 1 ग्राम।
आयनिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। फार्मूला मैस है वो बन जाएगा 1 ग्राम और सिंपली ग्राम फार्मूला मैस। सही हो गया। और इन्हीं को अगर आप आगे रेप्रेजेंट करना चाहें, इन्हीं मैसेज को आप मोलर मैसेज कह सकते हैं। इन्हीं को आप 1 मोल कह सकते हैं ऑफ दैट स्पीशीज जिसका भी है। तो ये 1 मोल बना के एटम हो गए, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो गए उस चीज के, एन हो गए, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो गए जी, और ये 1 मोल फार्मूला यूनिट हो गया। तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए आपका याद करनी है, इसलिए हम फार्मूला यूनिट लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं। और फार्मूला यूनिट के एक फार्मूला यूनिट के मैस को फार्मूला मैस का नाम। तो ये होगी कुछ स्पीशीज, आपने इनकी डेफिनेशन करनी है, पता होना चाहिए कि एटॉमिक मैस क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मैस क्या होता है, या 1 एटॉमिक मैस, 1 ग्राम एटॉमिक मैस, या फिर हम उसको नाम देते हैं मोलर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट्स एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ये केमिस्ट्री में कुछ बिग नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स, ये उन नंबर्स में से एक है। एक यहाँ पे गलतफहमी है, अक्सर पाई जाती है स्टूडेंट्स में भी। ये कहा जाता है कि एवोगैड्रो नंबर जो है जी, एवोगैड्रो, उमिडो एवोगैड्रो उसका पूरा नाम है, उसने दिया था। उमिडो एवोगैड्रो, याद रखें, ये नंबर उमिडो एवोगैड्रो ने नहीं दिया, ये बाद में नंबर लिया गया था। ये तो इसके ट्राइब्यूट के तौर पे कि लो जी वो इतना बंदा सियाना था तो उसने ये काम किया था, आज हम उसको साबित कर चुके हैं। तो ट्राइब्यूट के तौर पे ये नंबर उसके नाम कर दिया गया, उसने काम कुछ ऐसा किया था जो बाद में प्रूफ हुआ। तो इसलिए याद रखें कि उमिडो एवोगैड्रो ने ये नंबर नहीं दिया था। ये नंबर जो है ये और जगह से है, और साइंस वो भी हम डिस्कस करेंगे, मोल पढ़ेंगे तो वहां में आपको। अब ये है कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो क्या है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको स्टूडेंट बहुत टफ लेते हैं, इतना टफ के बाद का समझते नहीं है कि ये हमारी समझ से बाहर है। वेरी इजी टॉपिक्स। जैसे आप लोग 12 का नाम सुना होगा, इसको हम कह देते हैं, इंग्लिश में कहना चाहें तो दसम, और उर्दू में अगर कहना चाहें तो दर्जन। तो कहीं भी अगर 12 कोई चीजें हैं मोस्टली, तो हम उसको कहते हैं इट्स 1 डजन या 1 दर्जन। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, हंसना मना है भाई, आप समझ रहे होंगे कि ये ब्रिंजल है, नहीं ये बनाना है। ठीक होगी, दर्जन में चलते हैं। कहीं भी अगर बनाना जो है वो पड़े हैं 24, तो हम अक्सर ये नहीं कहते कि ये 24 है, हम ये कहते हैं कि ये कितने हैं जी, ये 2 डजन या 2 दर्जन है। इसी तरह ये हो गया जी। तो मैं इसको दूर कर देता हूँ।
समझ तो गए हम। ऑरेंज है कोई, 12 पढ़े हैं, मैं 12 बना तो नहीं सकता ना, 12 पढ़े। अगर ये 12 हैं तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे ऑरेंजेस जो हैं वो कितने हैं जी, 12 पे कह सकते हैं, 1 डजन पे आप इसको कह सकते हैं। अगर ऑरेंजेस 12 हैं, 1 डजन है, तो बताएं लीफ कितने होंगे, एक के साथ 2 लीफ हैं, तो आप यही कहेंगे कि लीफ 24 है, या फिर आप कह सकते हैं 2 डजन। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास ऑरेंजेस जो है वो 1 डजन है, 1 दर्जन है, तो जो लीफ उसके साथ है हो सकता है 2 दर्जन हो, तो ये वैल्यू कम से ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि कहीं पे अगर कोई कह रहा है वो चीज जो है वो 2 दर्जन है और उसके अंदर जो है वो चीजें 3 दर्जन हो गई हैं, तो ये तादाद है, ये चेंज हो सकती है। इसलिए एवोगैड्रो नंबर एक तादाद है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ये तादाद है। कितनी तादाद है? 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23, ये तादाद। इस तादाद को हम नाम देते हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर है। अब ये कि हम इसको रेप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इसे रेप्रेजेंट करते हैं एन ए। एन स्टैंड फॉर नंबर एंड ए स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर। अब आप कहेंगे ए एन क्यों नहीं है, वो पहले आता है, नंबर बाद में आता है। एक्चुअली ये नंबर है, जो मेन चीज होती है वो पहले लिखते होते हैं। ये शायद आप आगे जाके आप पढ़ेंगे। वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है जी? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो मेन चीज तो वेलोसिटी है। कौन सी है वो हम साथ सबस्क्रिप्ट में लोअर फॉर्म में नीचे मेंशन करते हैं। जैसे एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो सही फॉर्म जो रेप्रेजेंट करने की है वो ये है। इसमें एवोगैड्रो नंबर के बारे में हम कहेंगे कि ये जी नंबर है, और नंबर भी है केमिस्ट्री में, मैंने पहले कहा कि ये बिग नंबर्स में से एक नंबर है। तो इस कौन सा नंबर है? ये एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? जैसे कहीं पर लिखा हो डजन है जी, तो आप फौरन अंदाजा लगा लेंगे कि ये 12 की बात हो रही है। तो एन ए का मतलब है कि वो तादाद है 6.022 क्रॉस 10 रेज पावर 23। इस तादाद को, इस नंबर को हम कह देते हैं कि एवोगैड्रो नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद कि जब से ये जमीन बनी है, ये हो गया पाकिस्तान जी है जी, साथ हमारा दुश्मन इंडिया आ गया, यार लिखता नहीं है सही। चलो, जब से ये जमीन बनी है, अगर उस वक्त पे कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज होती या कोई आदमी है, कुछ भी है, अगर वो काउंट करना शुरू करता, गिनना शुरू कर देता, और गिनता भी इतनी तेजी से कि 1 सेकंड में 100 तक काउंटिंग कर लेता। वैसे गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगले सेकंड में 200 तक पहुंचता, अगले सेकंड में 300 तक पहुंचता, अगले सेकंड में 400 तक पहुंच जाता। या फर्स्ट जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक ये जो वॉचेस हैं, इसमें वो स्टॉप वॉच होती है, 1 सेकंड में 100 तक काउंट करता है। अगर वो स्टॉप वॉच हम चला दें और वो 100 से फिर आगे चले, पीछे ना आए, तो चलते रहे, 100 के बाद 200 तक जाए, फिर 300 तक जाए, फिर 400 तक जाए। अगर कोई ऐसी वॉच है या कोई चीज है जो ये काउंटिंग मुसलसल करती रहती और आज तक भी वो चल रही होती, तो याद रखें वो इस नंबर से अब भी पीछे होती।
ये इतनी बड़ी तादाद है, 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23। ठीक हो गया, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, तो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हम इसी नंबर को एक और नाम देते हैं, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। एवोगैड्रो नंबर, इसी को हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर, इसी को हम कहेंगे 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23, और इसी को हम एक और नाम देंगे दैट्स मोल। सही हो गया जी। और मोल के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, इट्स द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये कोई आम शय नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल में ये बेसिक यूनिट है मोल। तो ये बस अभी आप इतना याद रखें, 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को ही, इसी तादाद को 6.022 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 को हम Na कहते हैं, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और इसी को ही हम मोल कहते हैं। सही है। बाकी क्या है ये मैंने पास से थोड़ा सा बताया, आगे हम दोबारा, चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल, उसमें मैं दोबारा ये स्टार्ट करूंगा एवोगैड्रो नंबर। मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट दे दिए हैं, कोशिश करना है इसको पढ़ने की।